नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। दोस्तों, हायर एजुकेशन में जब एक इंसान पहुंचता है तो उसके बाद जॉब को लेकर या फिर और सारी जो चीज़ें होती है कैरियर को लेकर जो उसके मन में तनाव रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इस दौरान पात्रता परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया एकमात्र जो पात्रता परीक्षा जो लेक्चरशिप के लिए है, जो JRF फेलोशिप के लिए है, PhD के लिए या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य लगने के लिए, वो होती है नेट। और आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नेट की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं क्या, और अगर हाँ तो आपको कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा या फिर कितना जो है आपको अतिरिक्त जो मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप सहायक आचार्य लगोगे। इसके अलावा एक नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करके और किन किन भर्तियों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपना कैरियर हायर एजुकेशन में बना सकते हैं, उस संबंध में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, क्या नेट परीक्षा की तैयारी से सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की तैयारी भी हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि नेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, मैं राजनीति विज्ञान विषय की बात करना चाहूँगा, तो वो 70 to 80% सिमिलर है। ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 75% सिमिलर है। मतलब अगर आप नेट की अच्छे से तैयारी करते हो तो आप ये मान लो कि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, सपोज करो कि आपकी 8-9 महीने की तैयारी है तो वो 6 से 7 महीने की तैयारी हो गई है। अब 2, 2.5 या 3 महीने की ही तैयारी आपको फिर से करनी होती है। अब एक जो इसमें अंतर रहता है वो ये रहता है कि जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम रहता है उसमें आपको जो है थोड़ा सा 60 to 70% स्कोर करना होता है, तब जाके आप जॉब लगते हो, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग या यूँ कहें नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम जो है नेट JRF में नहीं होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर में होता है। तो उसकी तुलना में थोड़ी सी कट ऑफ ज़रूर 5-10 अंक कम जाती है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है और ये कंपटीशन एग्ज़ाम जो होता है वो अपना एक लेवल लेके आता है। और नेट जैसा जो एग्ज़ाम वो भी एक अच्छे स्तर का एग्ज़ाम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है, वो एक पात्रता परीक्षा है जो कि आपकी लेक्चरशिप बनने की जो क्षमता है नहीं या नहीं है उसकी पहचान करने के लिए। तो एक नेगेटिव मार्किंग का डिफरेंस है, इस वजह से 10-15 अंक इसकी ज़्यादा कट ऑफ जाती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो इसकी तुलना में देखें तो 10-15 अंक कम ही रहती है सामान्यतः। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये, अगर आप नेट की अच्छे से तैयारी करते हैं तो और किन एग्जाम्स में आप अच्छा कर सकते हैं। तो नेट की अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो जब भी आपके सेट स्लेट का एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें अच्छा करेंगे, क्योंकि नेट के जैसा ही सिमिलर बिल्कुल सिलेबस रहता है सेट और स्लेट का। सेट मीन्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्लेट मतलब जो है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो लेक्चरशिप के लिए जो होता है वो। तो अभी तो खैर अपने ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में केवल 3 ही बार सेट का स्लेट का आयोजन करवाया गया था। तो वो जब भी होता है, रेगुलरली तो इतना नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल इसी तैयारी में हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप 70 to 75%, 5-10% ऊपर नीचे भी होते हैं, अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल को देखो, अगर आप उतना स्कोर करते हो तो आपका JRF हो जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपको जो PhD जब भी आप एडमिशन लेते हो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसमें आपको इसका लाभ ये मिलता है कि आपको हर महीने सरकार की ओर से या यूँ कि UGC की ओर से एक ग्रांट मिलती है, एक पे मिलता है जो 30 to 40,000 हो सकता है। उससे आपको हेल्प मिलेगी PhD का अध्ययन करने के लिए। 2 साल आपका JRF रहता है, फिर 3 साल आपका SRF यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप रहता है। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है। अब ये आपने कर लिया, फिर आपकी सेम जैसे इसी तैयारी में 70 to 75% तो यही हो गई, और आपको 20 to 30% ही और करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो लग जाओ तो फिर 6,000 ग्रेड पे की जॉब मिलती है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऑल ओवर राजस्थान में सबसे अधिक है। इवन जो RS है उनके पास क्षमता शक्ति अधिक हो सकती है, उनके पास पावर अधिक हो सकती है, उनके पास राइट्स अधिक हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 6000 ग्रेड पे की जॉब होती है, जो कि सबसे हायर है। तो ये आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा जैसे अभी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, उसका आप सिलेबस देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर इसका सिलेबस है, और भी अलग अलग जो स्टेट्स है जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अलाउ करते हैं अगर, तो उसमें भी जो सिलेबस रहता है वो 70 to 80% और कई बार तो 100% सिमिलर रहता है नेट के सिलेबस के। और अब इसके अलावा भी एक लाभ ये मिलता है, जैसे अभी तो क्या है कि नेट JRF के स्कोर के बेसिस पे ही आपका PhD में एडमिशन तय कर दिया गया है। तो आने वाले समय में जो भी PhD होंगे वो सभी नेट सेट या JRF किए हुए होंगे। लेकिन पहले के समय में जब आज से 1-1.5 साल पहले तक जब अलग से PhD के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था, तो उसका ये सिस्टम
रहता था कि उसके अंतर्गत सबसे पहले जो एग्ज़ाम करवाया जाता था और इंटरव्यू भी करवाए जाते थे, उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहता था वो कोई अलग सिलेबस नहीं होता था, वो इसी नेट जेआरएफ के सिलेबस का सिमिलर रहता था। तो अच्छे से नेट की तैयारी करो, आपको जेआरएफ हो जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। विद्या संबल में जाओगे तो 2 अंक आपको ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप आगे जो है रिसर्च क्षेत्र में पीएचडी करते हो तो 5 साल आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हो तो फिर आपको लाइफ टाइम कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे राज्य की भी कोई भर्ती आती है तो भी आप नेट की परीक्षा के दम पर वहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हो। और सबसे बड़ी एक और बात है, अगर आपके पास बीएड है तो हालांकि डायरेक्ट तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट ग्रेड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने नेट में बहुत अच्छा स्कोर किया, अगर आपने जेआरएफ किया है तो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग हो जाता है। और 40% अगर आप जीके वाले अगर कर सकते हो 40 to 50%, तो फिर आप समझ के चलो कि आपका 101% फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है। तो नेट एक है, लेकिन उसके आधार पे आपका जेआरएफ हो सकता है, एसआरएफ हो सकता है, उसके आधार पर आपको पीएचडी में इंटरेस्ट मिलता था, उसके आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, उसके आधार पर फर्स्ट ग्रेड बन सकते हो, और उसके आधार पर आप किसी भी स्टेट की जो इस लेवल की रिक्रूटमेंट है उसको आप फाइट कर सकते हो। और केंद्रीय विद्यालय की भी जो केवीएस की वगैरह जो रिक्रूटमेंट आती है, हालांकि केवीएस का सिस्टम ऐसा है कि उसमें पॉलिटिकल साइंस की परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती, इंटरव्यू के बेसिस पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट ही होती है। तो जो भी है आप 5 या 7 ऐसी भर्तियों में इसका लाभ ले सकते हो अगर आप नेट और जेआरएफ की अच्छे से तैयारी करते हो। अब पॉलिटिकल साइंस का 4 सितंबर को एग्जाम है, और 10, 15, 20 सितंबर जो सितंबर का मिड जो मंथ है उसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन वाले भी एग्जाम है। तो 10 दिन के अंदर पॉलिटिकल साइंस के 2 बहुत बड़े एग्जाम है, हालांकि 5 ही पोस्ट है संस्कृत एजुकेशन में, लेकिन जिन्होंने इसकी अच्छे से तैयारी की है, जिन्होंने अच्छे से जेआरएफ नेट निकाला है, उनको डेफिनेटली बहुत एक अच्छा लाभ मिलने वाला है। और उसमें माइनस मार्किंग भी है, और साथ ही साथ 40% का रूल भी है। तो जो मेहनत वाला अभ्यर्थी है, जो राजस्थान जीके भी अच्छा कर सकता है, उसका कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्कोप रहने वाला है संस्कृत एजुकेशन में। अब देखिए तुलनात्मक विश्लेषण की बात करें तो अब मैं वो चैप्टर्स आपको बता देता हूँ, वो बिंदु बता देता हूँ, वो यूनिट्स बता देता हूँ, और क्रम अनुसार जिसके अंतर्गत आप ये समझ पाओ कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। अब जो बातें बताऊँगा वो सारी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर लागू होती है, पॉलिटिकल साइंस विषय के ऊपर। और ये जो सारी जो है इकाइयाँ अगर आप तैयार कर लेते हो तो मैं मानता हूँ कि नेट में तो आप अच्छा करोगे ही, क्योंकि उसी का ये सिलेबस है, और आप ऑटोमेटिकली आपकी जो तैयारी है वो 70 to 80% असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हो जाएगी। और हरियाणा की बात करें तो 100% हो जाएगी। लोक प्रशासन का पोर्शन इसमें मैंने शामिल नहीं किया है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के अंदर लोक प्रशासन के जो है डायरेक्ट जो प्रश्न नहीं पूछे जाते, कुछ विचारक जरूर है, उनके विचारक की पुस्तक वगैरह पूछ लेते हैं, लेकिन अलग से जो सिलेबस लोक प्रशासन वाला है 10वीं इकाई जो है नेट के अंदर, वो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है, क्योंकि लोक प्रशासन के लिए अलग से एग्जाम होता है, अलग से उसको एक सब्जेक्ट माना जाता है। तो देखिए राजनीतिक अवधारणाओं में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, व्यक्ति, नागरिकता, ये आप चाहे सेकंड ग्रेड पढ़ोगे, थर्ड ग्रेड पढ़ोगे, फर्स्ट ग्रेड पढ़ोगे, कहीं जाओगे, ये चीज़ें तो बहुत बेसिक है, आपको तैयार करनी है। फिर राजनीतिक परंपराओं की बात करें तो उदारवाद, अनुदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तराधुनिकतावाद। फिर पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की बात करें जो कि मोस्ट डिफिकल्ट होते हैं इसमें, वो है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, ईगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, अन्ना ओरेंट, फ्रांज फेनन और जॉन रॉल्स। और अगर आप विद्या संबल में पढ़ाते भी हो तो वहाँ भी आपको ये विचारक तो पढ़ाने ही होते हैं, चाहे भारत वाले हों चाहे पाश्चात्य हों। और भारतीय विचारक तो आपको पढ़ने ही है, जियाउद्दीन बर्नी, इसमें कौटिल्य, मनु भी होते हैं, बर्नी, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, पेरियार, ईवी, रामास्वामी नायकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। ये जो पॉइंट सिमिलर है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तीर से आपके मिनिमम 3 निशाने हो जाए, नेट भी हो जाए, जेआरएफ भी हो जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर चौथा निशाना आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को ले लो, 5वां निशाना आप पीएचडी एंट्रेंस जो होते थे उसको ले लो, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड को भी ले सकते हो। तो तीर 1 है, निशान 5 आपके लगेंगे। तो एक एग्जाम से 5 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है जॉब की, इनकम की, तो वो ये आपके सामने है। अब देखिए तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की बात करें तो संस्थागतवाद, राजनीतिक संस्कृति, अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियाँ, उपनिवेशवाद, विऔपनिवेशीकरण, यूरोपीय और गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद, पूंजीवाद और समाजवादी राज्यों में राज्य की प्रकृति, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, वैश्वीकरण, राष्ट्र राज्य, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन की प्रणालियाँ, संविधान और संविधानवाद, लोकतांत्रिक संक्रमण और समेकन, विकास, अल्प विकास,
निर्भरता, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, लोकतांत्रिक विकास, शक्ति की संरचनाएं, राजनीतिक दलीय प्रणाली, हित समूह, निर्वाचन पद्धतियां, सामाजिक आंदोलन, हित समूह में दबाव समूह भी होते हैं आपके, नव सामाजिक आंदोलन, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओस। ये हैं आपके तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण। देखो कितना बड़ा सिलेबस है, वो सारा इसका सिमिलर है। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तो यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, नव उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, राज्य की प्रणाली, राज्य की शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, युद्ध की बदलती हुई प्रवृत्ति, निशस्त्रीकरण, युद्धों की प्रकृति, कारण, रूपांतरण, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और मूल्यांकन, इसमें भारत का क्या योगदान है वो भी आप ध्यान देना। वैश्वीकरण, ब्रेटन वुड्स प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, विश्व व्यापार संगठन, G20, ब्रिक्स, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, आसियान, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दे, प्रवासी, मानवाधिकार जो होते हैं वो, और बहुसंस्कृतिवाद और पहचान की राजनीति। और प्रवासियों वाला मुद्दा तो अब होगा क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति है तो प्रवासी सारे भारत की ओर भाग भाग कर आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल एक आधुनिक जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिंदु होने वाला। फिर विदेश नीति के बारे में बात करें तो उत्तरौपनिवेशिकवाद, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, गुट निरपेक्षता, भारत की परमाणु नीति, अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ, सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध, भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, गुजरात सिद्धांत, पूर्व की ओर देखो, पश्चिम की ओर देखो, और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है यानी कि पूर्व की ओर कार्य करो नीति, और समसामयिक चुनौतियां जो आजकल क्या चल रही हैं जैसे बांग्लादेश वाला मैटर है, ये सारी चीज़ें। फिर भारतीय राजनीतिक संस्थाएं तो जिसमें भारतीय संविधान, उसका निर्माण, संविधान निर्माण का इतिहास, संविधान सभा, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सुधार, न्यायिक सक्रियतावाद, राज्य कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारतीय संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं और संघीय ढांचा, ये भी बिंदु जो है वो सिमिलर है। फिर भारतीय राजनीतिक प्रक्रियाओं की बात करें तो इसमें धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि पहचान के जो मुद्दे हैं, सामाजिक आंदोलन, नागरिक समाज समूह, स्वायत्तता, नए राज्यों की मांग, लैंगिक समानता के मुद्दे और चुनावी राजनीति, ये राजनीतिक प्रक्रियाओं के बिंदु सिमिलर है। फिर भारत में शासन और विधि की बात करें तो इसमें शासन, सुशासन, लोकतांत्रिक शासन, नागरिक समाज आदि जो है बिंदु आपको सिमिलर मिलेंगे। तो ये इतने सारे बिंदु जो है वो सिमिलर है। और आप सोचो कि लोक प्रशासन वाला पोर्शन अगर हम निकाल लेते हैं तो जो 9 पोर्शन है उसका 80% प्लस जो सिलेबस है वो सिमिलर है। तो आप सोचो कि ये कितनी बड़ी बात है और कितना सुविधाजनक ये सिस्टम है कि आपका एक जो आप चीज़ें पढ़ते हो वो आपको एक से ज़्यादा एग्जाम में काम आती है। इसीलिए आप कई बार ऐसा सुनते भी हो कि कोई फलाना व्यक्ति है जिसने एक समय में नेट का एग्ज़ाम निकाला, फिर JRF का एग्ज़ाम निकाला, उसी साल फर्स्ट ग्रेड का निकाल दिया या असिस्टेंट प्रोफेसर का निकाल दिया। ये कैसे होता है? ये इस वजह से ही होता है कि जब वो रेगुलरली 6 महीने से 1 साल की तैयारी करता है या उससे ज़्यादा की तैयारी करता है 7-8 घंटे पर डे के हिसाब से, तो उसका विषय के प्रति लगाव, रुचि और समझ ही इतनी ऑटोमेटिक विकसित हो जाती है कि वो एक ही जो चैप्टर को पढ़ के एक ही उसका रिवीजन करके वो अलग अलग एग्जाम में उस रिवीजन को काम में ले सकता है। और वो इस वजह से ही होता है क्योंकि उसकी इस विषय पे समझ जो है बहुत अच्छी बन जाती है। अब बात करें फर्स्ट ग्रेड की तो जैसे मैंने कहा कि आपका जीके थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग कर लो, और जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो प्रॉपर राजस्थान जीके आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और बस इस बेसिस पे आप वो भर्ती निकाल सकते हो, उसमें एक पोस्ट आप अपनी ला सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड में तो पोस्ट भी काफ़ी सारी आती है, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ कि इन विषयों के अभ्यर्थियों के पास रहती है। और बाकी कोई अपडेट होती है तो मैं जल्द ही आप तक लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।